एक युवा प्रतिभाशाली लड़का जो रोबोट बनाने में विशेषज्ञ है, उसका प्रोजेक्ट चोरी हो जाता है और वह एक रोबोट नर्स का उपयोग करके अपना बदला लेता है। आज हम 2014 की फिल्म बिग हीरो 6 इंच की कहानी को संक्षेप में बताएंगे। सैन फ्रांसिस्को शहर में एक भूमिगत अखाड़े में रोबोटों के बीच एक लड़ाई प्रतियोगिता होती है। मुकाबले के दौरान गुलाबी बालों वाली लड़की द्वारा नियंत्रित रोबोट अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में कामयाब हो जाता है। हालांकि अचानक यामा का रोबोट उठकर अपनी बाह पर लगे आरी का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी का सिर काट देता है। जीत के बाद आदमी पूछता है कि अगला कौन उसे चुनौती देगा। तभी 14 साल का लड़का हीरो हमारा चुनौती के लिए प्रवेश करता है। उसके रोबोट का आकार बाकी सब रोबोटों से बहुत छोटा है और उसने उसे खुद बनाया है। सट्टेबाजी के बाद लड़ाई शुरू होती है और कुछ ही सेकंड में हीरो का रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लड़का दूसरी बार का मौका मांगता है, यह दावा करते हुए कि यह उसकी पहली लड़ाई है। यामा का उसे फिर से चुनौती देने का इरादा नहीं है, लेकिन हीरो की जेब से बड़ी राशि निकालने पर वह अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। दूसरे राउंड की शुरुआत में मेगाबॉट के सभी हिस्से चुंबकत्व द्वारा फिर से जुड़ जाते हैं और उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति बदल जाती है। लड़ाई के दौरान रोबोट कई हिस्सों में बंट जाता है और दुश्मन पर हमला करता है। अपने प्रतिद्वंद्वी की बाहें तोड़ने के बाद मेगाबॉट उसका सिर भी तोड़ देता है और लड़ाई खत्म कर देता है। हीरो फिर विजेता राशि लेता है, लेकिन यामा को धोखा महसूस होता है और वह उसका रोबोट चुरा लेता है। फिर वह अपने आदमियों को लड़के को सबक सिखाने का आदेश देता है। हालांकि हीरो को चोट पहुंचने से पहले उसका बड़ा भाई मोटरसाइकिल पर आ जाता है और लड़के को वहां से बाहर ले जाता है। उसी समय लड़का मेगाबॉट को सक्रिय करता है और रोबोट यामा से मुक्त हो जाता है। भागते समय तदाशी अपने भाई से भूमिगत लड़ाई में शामिल होने के बारे में शिकायत करता है। हीरो ने 13 साल की उम्र में स्कूल से स्नातक किया था, लेकिन उसका कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसे वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। जब तदाशी बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है तो पुलिस आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब हीरो के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जब वह 3 साल का था, उसकी चाची कैस उन्हें पुलिस स्टेशन से लेने आती है। जब वे आखिरकार घर पहुंचते हैं तो वे सीधे अपने कमरे में जाते हैं और हीरो को सूचना मिलती है कि एक नई रोबोट लड़ाई शुरू होने वाली है। लड़का प्रतियोगिता में भाग लेने का इरादा रखता है, लेकिन उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है। जब यह महसूस होता है कि वह लड़के को नहीं मना पाएगा तो तदाशी उसे ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन भूमिगत लड़ाई के बजाय लड़का अपने भाई को विश्वविद्यालय ले जाता है जहां वह पढ़ता है। जब वह प्रयोगशाला में प्रवेश करता है तो लड़का उस सभी तकनीक से चकित हो जाता है और पता चलता है कि वह वहां बहुत सारी नई चीजें सीख सकता है। हीरो अपने भाई के सहपाठियों से मिलता है और यह जानकर उत्साहित होता है कि वह वहां अकेला प्रतिभाशाली नहीं है। उनमें से प्रत्येक किसी आविष्कार पर काम कर रहा है और वे लड़के को अपना काम दिखाते हैं। अब तदाशी की बारी है अपना नया प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की। युवा आदमी एक टेप लेता है, उसे हीरो की बाह पर चिपकाता है और खींचता है, जिससे उसकी बाह पर हल्की खरोंच आती है। जब लड़का दर्द से चिल्लाता है तो तदाशी का रोबोट सक्रिय हो जाता है। बेमैक्स हीरो के पास आता है और खुद को एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य एजेंट के रूप में पेश करता है, जिसे तब जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब कोई दर्द की आवाज करता है। लड़के को स्कैन करने के बाद बेमैक्स घाव की पहचान करता है और संभावित संक्रमण को रोकने के लिए एक जीवाणुरोधी स्प्रे का उपयोग करता है। हीरो प्रभावित होता है और तदाशी उसे बताता है कि उसने अपने रोबोट को 10,000 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाएं करने में सक्षम होने के लिए प्रोग्राम किया है। इसका सभी प्रोग्रामिंग एक छोटे चिप पर संग्रहित है जो रोबोट की छाती से जुड़ा होता है। जैसे ही लड़का रोबोट के हर हिस्से का मूल्यांकन करता है, बेमैक्स उसे उसकी अच्छी बर्ताव के लिए एक लॉलीपॉप देता है। फिर वह कहता है कि वह उस क्षण निष्क्रिय हो जाएगा जब उसका मरीज कहेगा कि वह बेहतर महसूस कर रहा है। हीरो फिर उसे आश्वासन देता है कि वह बेहतर है और बेमैक्स अपने चार्जर केस में लौट आता है। उस समय प्रोफेसर रॉबर्ट कैलाहन प्रकट होते हैं और लड़का उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उत्साहित होता है क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि वह आदमी एक शानदार वैज्ञानिक है। मेगाबॉट देखने के बाद कैलाहन युवा लड़के को विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन तदाशी का दावा है कि उसका भाई रोबोट लड़ाइयों में भाग लेने में अधिक रुचि रखता है। मिनटों बाद भाई चले जाते हैं और तदाशी कहता है कि अगर हीरो समय पर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो उन्हें दौड़ना पड़ेगा। हालांकि
प्रयोगशाला में उस सभी अनुभव को देखने के बाद युवा आदमी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का फैसला करता है और तदाशी उसे मदद करने के लिए तैयार है। वह कहता है कि हर साल एक कार्यक्रम होता है जहां छात्र अपने आविष्कार प्रदर्शित करते हैं। अगर हीरो कुछ ऐसा डिजाइन करता है जो कैलाहन का ध्यान आकर्षित कर सके तो उसे अपने लैब में एक स्थान की गारंटी मिलेगी। हालांकि लड़का पूरा दिन कुछ अद्भुत बनाने की कोशिश में बिताता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आता। तब तदाशी अपने भाई को चीजों को दूसरे कोण से देखने में मदद करता है और मेगाबॉट को अपने सामने देखने के बाद उसके दिमाग में एक प्रतिभाशाली विचार आता है। अगले कुछ हफ्तों में हीरो अपने गैरेज में स्थित अपने अस्थायी प्रयोगशाला में कड़ी मेहनत करता है, जब तक कि उसका प्रोजेक्ट आखिरकार तैयार नहीं हो जाता। तदाशी और उसके दोस्तों की मदद से लड़का अपने नए आविष्कार को प्रदर्शनी में ले जाता है। जब वह मंच पर आता है तो वह अपने सिर पर एक न्यूरोट्रांसमीटर लगाता है और अपनी जेब में रखे एक माइक्रो रोबोट को निकालता है, यह कहकर कि यह उसका प्रोजेक्ट है। कुछ दर्शक निराश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रोबोट कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। हालांकि जब वह चीज अपने दोस्तों के साथ जुड़ती है तो यह किसी भी संरचना का निर्माण करने में सक्षम होती है। सभी कमांड न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा भेजे जाते हैं। अगर उपकरण उसके सिर से हटा दिया जाए तो रोबोट अक्षम हो जाते हैं। किसी भी संरचना में बदलने के अलावा माइक्रोबॉट्स किसी भी चीज को आसानी से ले जाने की क्षमता रखते हैं। जो कुछ भी उपयोगकर्ता कल्पना कर सकता है वे रोबोट करने में सक्षम हैं। प्रस्तुति के अंत में हीरो के प्रोजेक्ट की भीड़ ने सराहना की जो उसके आविष्कार से प्रभावित थे। जैसे ही लड़का अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाता है, अलिस्टेयर क्रे, एक बड़े उद्यमी, प्रकट होते हैं और उन माइक्रोबॉट्स में से एक को करीब से देखने के बाद उन्हें सूचित करते हैं कि वह हीरो के प्रोजेक्ट को पेटेंट कराना चाहते हैं। जब वे बात कर रहे थे, प्रोफेसर कैलाहन दिखाई देते हैं और उसे बताते हैं कि क्रे केवल इसलिए यहाँ तक पहुँचा है क्योंकि उसने कई वैज्ञानिक मानदंडों की अवहेलना की थी, इसलिए माइक्रोबॉट्स उसे सौंपना खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर हीरो प्रस्ताव के लिए आभारी होता है, लेकिन अपने रोबोट्स बेचने का निर्णय नहीं लेता। अलविदा कहने से पहले कैलाहन हीरो को एक प्रवेश पत्र सौंपते हैं और कहते हैं कि वह उसे अपनी अगली कक्षा में देखने के लिए उत्सुक हैं। सभी लोग इस घटना से खुश होकर चले जाते हैं और तदाशी कहते हैं कि वह अपने भाई पर गर्व करते हैं। बातचीत के दौरान आग लग जाती है और लड़के को सूचित किया जाता है कि प्रोफेसर कैलाहन इमारत के अंदर है। हीरो अपने भाई को वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तदाशी दावा करते हैं कि उन्हें अपने शिक्षक को बचाना है। इमारत में प्रवेश करने के कुछ सेकंड बाद जगह पूरी तरह से विस्फोट कर जाती है और दोनों की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन बाद अंतिम संस्कार होता है और हीरो अपने दोस्तों से बात करने भी नहीं जा पाता। लड़का अवसाद में चला जाता है और अपने कमरे में छिपे रहना पसंद करता है। अगले कुछ हफ्तों में भी वह रोजमर्रा के कार्य करने की शक्ति नहीं जुटा पाता, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा पाता। कुछ हफ्तों में विश्वविद्यालय की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन हीरो ने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है। तदाशी के दोस्त लड़के के बारे में चिंतित हैं और उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरो उनकी सभी कॉल को नजरअंदाज कर देता है। आघातित होकर वह कॉलेज छोड़ने का फैसला करता है और रोबोट फाइटिंग रिंग में वापस लौटने का इरादा करता है। हालांकि जब लड़का मेगाबॉट को उठाता है तो रोबोट का एक हिस्सा उसके पैर पर गिरता है और हीरो दर्द में चिल्लाता है। उस समय बेमैक्स सक्रिय हो जाता है और लड़के का स्कैन करता है। रोबोट देखता है कि हीरो को कोई शारीरिक चोट नहीं है, लेकिन उसके हार्मोन और तंत्रिका स्तर मूड स्विंग्स को इंगित करते हैं। बेमैक्स को निष्क्रिय करने की कोशिश करते समय हीरो फर्श पर गिर जाता है और अपने बिस्तर के नीचे फेंकी गई कोट को पाता है जो उसने अपने प्रोजेक्ट की प्रस्तुति में पहनी थी। इसके अंदर एक माइक्रोबॉट था जिसे वह आग में नष्ट हुआ मानता था। यह देखकर कि उसका माइक्रोबॉट कहीं आकर्षित हो रहा है, हीरो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक पेट्री डिश के अंदर रखता है। लड़के के मूड स्विंग्स को स्थिर करने के लिए बेमैक्स यह पता लगाने का निर्णय लेता है कि वह माइक्रोबॉट कहाँ जा रहा है। जब हीरो रोबोट की अनुपस्थिति को नोटिस करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बेमैक्स पहले ही सड़कों पर जा चुका होता है और ट्रैफिक दुर्घटनाओं का जोखिम उठाता है। जब लड़का अंत उसे पकड़ने में सफल हो जाता है तो रोबोट ने पहले ही उस स्थान की खोज कर ली होती है जहां माइक्रोबॉट जाने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक परित्यक्त गैराज के सामने रुकते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। यह जानने के लिए उत्सुक कि अंदर क्या है,
हीरो खिड़की से अंदर घुसने का फैसला करता है। हीरो का अनुसरण करने के लिए बेमैक्स को अपने शरीर को खाली करने की आवश्यकता होती है। फिर पुनः फूलते समय लड़का उस स्थान की जांच करता है। उस क्षण वह पाता है कि कुछ मशीनें नए माइक्रोबॉट्स का निर्माण कर रही हैं। जब बेमैक्स प्रकट होता है तो सभी माइक्रोबॉट्स हिलने लगते हैं और हीरो अपने दोस्त को उस जगह से भागने के लिए खींचता है। चूंकि दरवाजा बंद है, उन्हें छिपने की आवश्यकता होती है। खिड़की के पास पहुंचते ही हीरो देखता है कि एक नकाबपोश व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है, लेकिन दोनों अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहते हैं। लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और जबकि बेमैक्स अपने छेदों को डक्ट टेप से ढकता है, हीरो अधिकारी को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह सच बोल रहा है। हालांकि जब उसे एहसास होता है कि आदमी उस पर विश्वास नहीं करेगा, तो लड़का घर जाने का फैसला करता है। बेमैक्स की बैटरी खत्म हो रही होती है। रिचार्ज करते समय रोबोट तदाशी के बारे में पूछता है और हीरो उसे बताता है कि वह मर गया है। यह सुनकर बेमैक्स कंप्यूटर का उपयोग करता है और व्यक्तिगत हानि के बारे में सभी डेटा डाउनलोड करता है। अब रोबोट जानता है कि हीरो को दुख से निपटने में कैसे मदद करनी है। उपचार का पहला कदम दोस्तों और रिश्तेदारों के करीब रहना है, इसलिए बेमैक्स लड़के के दोस्तों से संपर्क करता है। हीरो हमेशा यह मानता रहा कि उसके भाई की जान लेने वाली आग दुर्घटनावश लगी थी, लेकिन नकाबपोश आदमी को देखने के बाद लड़का संदेह करने लगता है कि उसने आग लगाई थी ताकि उसके माइक्रोबॉट्स को चुरा सके। उस रात जबकि कैस टीवी देख रही होती है, हीरो और बेमैक्स गैराज में चुपके से जाते हैं। लड़का रोबोट को अपग्रेड करता है ताकि वह बुराई से लड़ने में सक्षम हो सके और उसके लिए एक कवच भी तैयार करता है। बेमैक्स अंततः लड़ने के लिए तैयार होता है और वे खलनायक के पीछे जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक संदिग्ध वाहन उनका पीछा करता है। जब वे परित्यक्त गैराज में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि माइक्रोबॉट्स अब वहां नहीं हैं। उन्हें खोजने के लिए उन्हें उस माइक्रोबॉट का अनुसरण करना पड़ता है जो हीरो अपने हाथों में लेता है। जब वे झील के किनारे पहुंचते हैं तो लड़का कुछ अजीब देखता है और दोनों छिप जाते हैं। उनका पीछा करने वाली कार दिखाई देती है और तदाशी के दोस्त उसमें होते हैं। वे हीरो के बारे में चिंतित होते हैं और लड़के को घर ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे वाहन में जा पाते, नकाबपोश व्यक्ति प्रकट होता है और उन पर एक विशालकाय कंटेनर फेंकता है। बेमैक्स उस वस्तु को पकड़ लेता है और जल्द ही उसे कार पर फेंक दिया जाता है। जैसे ही वासाबी वहां से निकलने के लिए कार चलाता है, हीरो समझाने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। समूह शहर में गाड़ी चलाता है और बेमैक्स दुश्मन को स्कैन करने का अवसर लेता है। नकाबपोश व्यक्ति वाहन के करीब आता है और गोगो गाड़ी चलाने का निर्णय लेती है। पीछा जारी रहता है और कार माइक्रोबॉट्स द्वारा कब्जा कर ली जाती है। हालांकि गोगो उनसे छुटकारा पाने में सफल रहती है और वाहन पानी में गिर जाता है। उनके लिए भाग्यशाली बेमैक्स सबसे सक्षम स्वास्थ्य एजेंट होता है और उन्हें डूबने से बचा लेता है। झील से निकलने के बाद वे फ्रेड के घर की ओर चलते हैं और उसके दोस्त यह जानकर अविश्वास में होते हैं कि लड़का एक हवेली में रहता है। आश्चर्य जारी रहता है क्योंकि दोस्त फ्रेड के कमरे में प्रवेश करते हैं। जगह पूरी तरह से विचित्र होती है, गुड़ियों और काल्पनिक जीवों से सजाई हुई होती है। जब हीरो खलनायक को पकड़ने की नई योजना के बारे में सोचता है तो बेमैक्स देखता है कि उसका शरीर का तापमान कम है और उसे गर्म करने लगता है। दूसरे दोस्त भी गर्म करने के लिए पास आ जाते हैं और लड़का पूछता है कि क्या वे उस प्रतीक को जानते हैं जो कुछ वस्तुओं पर खींचा गया था जिन्हें नकाबपोश व्यक्ति ले जा रहा था। इसलिए फ्रेड उसे बताता है कि उसके पास एक सिद्धांत है। उनका मानना है कि जिसने उन पर हमला किया वह और कोई नहीं बल्कि एलिस्टेयर क्रे है। व्यवसायी हीरो से माइक्रोबॉट्स खरीदना चाहता था, लेकिन लड़के ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसलिए फ्रेड का मानना है कि क्रे ने आग लगाई ताकि माइक्रोबॉट्स चुरा सके बिना शक के। लेकिन हीरो पूरी तरह से इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि उन्हें संदिग्ध को पकड़ने के लिए और अधिक डेटा की आवश्यकता है। उसी समय बेमैक्स कहता है कि उसने नकाबपोश व्यक्ति को स्कैन किया है और उसके स्वास्थ्य से संबंधित सभी डेटा जानता है। यह सुनकर हीरो एक नई योजना बनाता है जिसमें पूरे शहर को एक ही समय में स्कैन करना शामिल है ताकि बेमैक्स उस नकाबपोश व्यक्ति को ढूंढ सके। इस रणनीति के काम करने के लिए लड़के को रोबोट के सेंसर को सुधारना पड़ेगा। सभी दोस्त इस मिशन में उसकी मदद करने के लिए सहमत होते हैं और फ्रेड सुपरहीरो बनने के विचार से उत्साहित है। अपने सूट पर काम करते समय हीरो यह अनुमान लगाता है कि खलनायक का न्यूरोट्रांसमीटर उसके मास्क में है। अगर उसकी थ्योरी सही है
तो बस उस आदमी का मास्क उतारना होगा और वह माइक्रोबॉट्स का नियंत्रण खो देगा। योजना को लागू करने से पहले वे मिशन के स्थान का उपयोग करके अपने नए आविष्कारों के साथ ट्रेनिंग करते हैं और अपने प्रयोगों के लिए फ्रेड के बटलर का उपयोग करते हैं। कुछ दिनों बाद हीरो अपने दोस्तों को नए बेमैक्स से मिलवाता है, जिसे वर्जन 2.0 में अपडेट किया गया है। उस आर्मर के साथ रोबोट रॉकेट पंचेस मार सकता है और यहाँ तक कि उसकी पीठ पर पंख भी हैं। एक मैग्नेट है जहाँ लड़के को बेमैक्स के साथ उड़ने के लिए खुद को संलग्न करना पड़ता है। हालांकि पहली उड़ान का अनुभव बहुत सुखद नहीं होता और हीरो डर जाता है। वे लगभग कई दुर्घटनाओं का सामना करते हैं और लड़का केवल तब शांत होता है जब रोबोट गोल्डन गेट पर लैंड करता है। सेकंडों बाद बेमैक्स सैकड़ों मीटर हवा में उछलता है और महासागर के ऊपर उड़ान भरता है। फिर रोबोट हीरो को शहर ले जाता है। वे बादलों के नीचे सूर्यास्त को देख रहे होते हैं जब लड़का बेमैक्स से शहर के सभी लोगों को स्कैन करने के लिए कहता है ताकि खलनायक को ढूंढा जा सके। रोबोट नकाबपोश व्यक्ति को ढूंढता है और संकेत देता है कि वह शहर के पास एक द्वीप पर है। अपने दोस्तों को लेने के बाद वे वहां उड़ते हैं। दोस्त डरते हैं क्योंकि यह उनकी पहली आधिकारिक लड़ाई होगी। सबसे हल्की आवाज सुनकर वे अपनी शक्तियों को सक्रिय कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वे एक कबूतर पर हमला कर रहे थे। जब वे सुविधा में प्रवेश करते हैं तो टीम हॉलवे में चलती है जब तक हनी को कुछ संदिग्ध नहीं मिलता। वे एक आंशिक रूप से नष्ट कमरे में प्रवेश करते हैं और नियंत्रण पैनल की तलाश करते हैं। जब हीरो स्क्रीन को चालू करता है तो एक रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जिसमें क्रे अपने निवेशकों को अपने नए प्रोजेक्ट का परिचय देते हैं, जिसमें एक पोर्टल शामिल है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अंतरिक्ष के माध्यम से तुरंत परिवहन करने की अनुमति देता है। एबिगेल वह पहली व्यक्ति होती है जिसे उस मशीन द्वारा टेलीपोर्ट किया जाता है और अपनी कैप्सूल को यात्रा के लिए तैयार करती है। लॉन्च के कुछ सेकंड बाद टीम पायलट के साथ संपर्क खो देती है और पोर्टल स्वयं विनाश करना शुरू कर देता है। क्रे तब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बाधित करता है और एबिगेल अंदर फंस जाती है। वीडियो देखने के बाद हीरो और उसके दोस्त इस बात से आश्वस्त होते हैं कि क्रे ही नकाबपोश व्यक्ति है और माइक्रोबॉट्स का उपयोग करके टेलीपोर्टेशन पोर्टल को फिर से बनाना चाहता है। उसी समय खलनायक प्रकट होता है और युवा दोस्तों पर एक विशाल पत्थर फेंकता है। बेमैक्स उसे रोकने में सफल होता है और अपने रॉकेट फिस्ट का उपयोग करके उन्हें मुक्त करता है। समूह मिलकर न्यूरोट्रांसमीटर वाला मास्क पाने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उनसे छुटकारा पा लेता है। फ्रेड सबसे पहले हार जाता है और गोगो उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। लड़की के हमले की तैयारी के दौरान हनी दुश्मन पर अपनी एक जेली बॉल फेंकती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। उस समय वसाबी प्रकट होता है और माइक्रोबॉट्स के हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी लेजर तलवार का उपयोग करना पड़ता है। सभी दोस्तों के हारने के बाद हीरो और बेमैक्स उड़ते हुए आते हैं और लड़का आदमी का मास्क फाड़ने में सफल होता है जिसने उसके भाई को मार डाला। उस समय युवा लड़का यह खोजता है कि वास्तव में खलनायक प्रोफेसर कोलाहन है। प्रदर्शनी में आग लगने के दौरान आदमी ने खुद को माइक्रोबॉट से बचाया, जिसका मतलब है कि तदाशी व्यर्थ में मरा। यह जानने पर कि आदमी ने खुद को बचा लिया और अपने भाई को आग में मरने दिया, हीरो बेमैक्स को उसे नष्ट करने का आदेश देता है। हालांकि रोबोट की प्रोग्रामिंग उसे किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने से रोकती है, इसलिए लड़का तदाशी द्वारा प्रोग्राम किए गए उसके मूल चिप को निकालता है और एक और कार्ड डालता है जिसमें प्रोग्रामिंग होती है जो उसे किसी भी व्यक्ति पर हमला करने की अनुमति देती है जो उसके रास्ते में आता है। जबकि अन्य लोग बेमैक्स को किसी को मारने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोलाहन अपने मास्क को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाता है और माइक्रोबॉट्स के साथ भाग जाता है। उस अराजकता के बीच हनी बेमैक्स का मूल चिप डालने में सफल हो जाती है और रोबोट सामान्य हो जाता है। क्रोधित हीरो प्रोफेसर का पीछा करता है और फिर से रोबोट के चिप्स बदलने की कोशिश करता है। हालांकि बेमैक्स उसे रोकने में सफल हो जाता है और कहता है कि उसका उद्देश्य बीमार और घायल लोगों को ठीक करना है, न कि लोगों को नुकसान पहुंचाना। फिर वह तदाशी द्वारा बनाई गई एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें लड़के ने बेमैक्स को काम करने के लिए 84 प्रयास किए थे और आखिरकार वह रोबोट को सही ढंग से काम कराने में सफल हुआ था और यह जानकर बेहद खुश था कि बेमैक्स का उपयोग कई लोगों की मदद करने के लिए किया जाएगा। यह वीडियो देखकर हीरो भावुक हो जाता है और जो उसने किया उसके लिए रोबोट से माफी मांगता है। उसी समय उसके दोस्त प्रकट होते हैं और एक नया रिकॉर्डिंग वाला फ्लैश ड्राइव देते हैं जो उन्हें द्वीप पर मिला था। वीडियो में कोलाहन ठीक उसी समय आता है
जब एबिगेल पोर्टल के अंदर फंसी होती है और समूह को पता चलता है कि महिला प्रोफेसर की बेटी थी, अब कोलाहन क्रे से बदला लेना चाहता है क्योंकि आदमी अपनी कंपनी के नए कैंपस का परिचय देता है। नकाबपोश व्यक्ति प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। कोलाहन दावा करता है कि उसकी बेटी क्रे की घमंड के कारण मरी थी क्योंकि व्यवसायी को पता था कि पोर्टल अभी पूरा नहीं हुआ था और फिर भी उसने एबिगेल को उसमें प्रवेश करने की अनुमति दी। बदला लेने के लिए प्रोफेसर माइक्रोबॉट्स का उपयोग करके टेलीपोर्टेशन मशीन को फिर से बनाता है और क्रे के सभी कीमती चीजों को समाप्त कर देता है। स्थान के नष्ट होने से पहले हीरो और उसकी टीम वहां पहुंचते हैं और कोलाहन को बदला लेने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी इसके बजाय अपने छात्रों पर हमला करता है और बेमैक्स को गिरा देता है। हीरो फेंक दिया जाता है और पोर्टल में चूस लिया जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे माइक्रोबॉट्स द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। अपने साथी को खतरे में देखकर लड़का अपने दोस्तों से माइक्रोबॉट्स को नष्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वे पोर्टल में चूस जाएंगे और कोलाहन के आदेशों का पालन नहीं कर पाएंगे। जब वह महसूस करता है कि हीरो खतरे में है, तो बेमैक्स टूटकर मुक्त हो जाता है और उसे बचाने के लिए जाता है। अब पूरे समूह के साथ लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि वे अपनी कोशिशों को रोबोट्स को नष्ट करने पर केंद्रित करें, जबकि वह कोलाहन को विचलित करता है। जब आदमी इसे महसूस करता है, तो वह अपने माइक्रोबॉट्स के आधे से भी कम पर होता है। बेमैक्स न्यूरोट्रांसमीटर को उसके सिर से हटाकर मास्क को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाता है। पोर्टल गिरने लगता है और उसके आसपास की सभी चीजों को खींचने लगता है। क्रे कहता है कि इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं है और कुछ ही मिनटों में पोर्टल स्वयं नष्ट हो जाएगा। एकमात्र समाधान यह है कि सभी लोग उस स्थान से दूर चले जाएं। लेकिन बेमैक्स मशीन के अंदर जीवन का संकेत पता लगाता है और मदद के लिए वहां जाने का निर्णय करता है। आखिरकार इसे इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। उसके सेंसर संकेत देते हैं कि अंदर एक महिला है और वह हाइबरनेशन की अवस्था में है। तुरंत हीरो को एहसास होता है कि यह कोलाहन की बेटी है और बेमैक्स के साथ उसे बचाने के मिशन पर जाने का निर्णय करता है। जब वे पोर्टल पार करते हैं, तो वे एक पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड का सामना करते हैं। कैप्सूल तक पहुंचने की कोशिश करते समय उन्हें हजारों क्रेटेक मलबे से बचना पड़ता है। कैप्सूल को खोजने के बाद वे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन वापसी के रास्ते में जैसे ही वे पोर्टल से गुजरने वाले होते हैं, एक विशाल मलबा प्रकट होता है और बेमैक्स हीरो को बचाने के लिए उसके सामने कूद जाता है। उसी क्षण उसका आर्मर नष्ट हो जाता है और उसके थ्रस्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। रोबोट अब उस स्थान से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वह हीरो और एबिगेल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लड़का निराश होता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए एक और समाधान सोचने की कोशिश करता है। हालांकि इसके लिए समय नहीं है क्योंकि पोर्टल जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए बेमैक्स पूछता है कि क्या युवा लड़का अब बेहतर महसूस कर रहा है, और जब हीरो हाँ कहता है तो रोबोट निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन पहले वह अपने रॉकेट आर्म का उपयोग करके कैप्सूल को पोर्टल से बाहर भेजता है, इससे पहले कि यह विस्फोट हो। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आती है, एबिगेल को अस्पताल ले जाया जाता है और कोलाहन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हफ्तों बाद हीरो अपने दोस्तों के साथ विश्वविद्यालय जाना शुरू करता है और एक दिन जब वह एक कार्डबोर्ड बॉक्स से बेमैक्स का आर्म निकालता है और इसे अपनी प्रयोगशाला में एक वस्तु के रूप में रखता है, तो लड़के को रोबोट का चिप मिलता है। वस्तु उसकी मुट्ठी में छिपी थी और उसमें बेमैक्स की सभी संग्रहीत प्रोग्रामिंग थी। हीरो को बस एक नया रोबोटिक शरीर बनाना होगा और उसमें चिप को डालना होगा। इस तरह लड़का अपने दोस्त को उसकी सभी यादों के साथ वापस लाने में सफल हो जाता है। अपनी युवा नर्ड्स की टीम के साथ वे सुपरहीरो के रूप में काम करना जारी रखते हैं और सैन फ्रांसिस्को शहर के निवासियों की देखभाल करते हैं। तो इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं।